नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक आपके लिए लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है वो 5 नंबर में आने वाला है। फर्स्ट टॉपिक उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले बाकी के सारे टॉपिक हैं पहली शुरुआत के, वो सभी आ चुके हैं 12 टॉपिक। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस बुक से रिलेटेड सेशन चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ है, ये बोला जाता है भारत के इतिहास में 1857 का विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे देखते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कंप्लीट करते हैं। 1857 का विद्रोह, तो 1857 का विद्रोह जो भारत का पहला ऐसा विद्रोह था जो न सिर्फ उत्तर भारत में विस्तृत क्षेत्र में फैला था, बल्कि इसके विभिन्न वर्गों की सम सहभागिता भी थी। मतलब कई सारे वर्ग इसमें शामिल हो गए थे। इस विद्रोह के कारण बहुआयामी थे। मतलब ये जो विद्रोह हुआ था वो कई कारणों से हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कारण थे। पहले हम राजनीतिक कारण देखेंगे, तो राजनीतिक कारण क्या क्या थे। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा ने अंग्रेजों को देसी और भारतीय रियासतों के विलय को बढ़ावा दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग अपना विलय कर रहे थे, अंग्रेज राज्य में मिला रहे थे रियासतों को, देसी रियासतों को। लॉर्ड डलहौजी की आक्रामकता को अपनाते हुए व्यापकगत सिद्धांत या हड़प नीति द्वारा सतारा, जयपुर, बघाट, झांसी और नागपुर के विलय की घोषणा कर दी गई थी। इसी दौरान लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा भी समाप्त कर दी थी। ठीक है, इस प्रकार हड़प नीति के तहत नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध का भी विलय करने की घोषणा कर दी गई थी। तो ये बहुत बड़ा कारण था, इस वजह से भी 1857 की क्रांति हुई। आगे चलते हैं, सामाजिक धार्मिक कारण क्या क्या थे। सामाजिक धार्मिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1813 के अधिनियम से भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का प्रवेश धर्मांतरण को बढ़ने लगा था। ठीक है, ईसाई धर्म ज़्यादा बढ़ने लगा था। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लगाया गया, जिसके तहत यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेता है तो पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। ठीक है, अगर हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेगा तभी उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। 1829 में सती प्रथा पर निषेध। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ गया। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से किया गया, जिस कारण भी भारतीय असंतुष्ट होने लगे थे। ठीक है, ये सामाजिक और धार्मिक कारण थे। अब बात आ जाती है आर्थिक और प्रशासनिक कारण क्या क्या थे इस विद्रोह के होने के। तो वो कारण थे अंग्रेजी शासन में के हितों की पूर्ति के क्रम में अंग्रेजों ने परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। मतलब जो गांव से रिलेटेड अर्थव्यवस्था थी, खेत खलिहानों से रिलेटेड अर्थव्यवस्था थी, वो सारी नष्ट कर दी। विशेषतः गांव और किसान जो थे सर्वाधिक प्रभावित हुए और अंग्रेजों ने रूल लॉ क्या लाए, रूल लॉ विधि का शासन लेकर के आए कि स्थापना के क्रम में पुरानी भारतीय मान्यताओं को नष्ट कर उनके असंतोष को बढ़ावा दे दिया। ये कारण भी थे। अब है इंपॉर्टेंट सैनिक कारण क्या थे, सैनिकों के भी कारण थे। सेना में नस्लीयता की प्रभावी होना, योग्यता के बावजूद भारतीय अत्यधिक सुविधाओं का पद ही पा सकता था। ठीक है, अत्यधिक मतलब सुविधार ही बन सकता था। ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों का वेतन भी कम मिलता था। ठीक है, ब्रिटिश सैनिकों को ज़्यादा मिलता था, भारतीयों को कम मिलता था। सैनिकों के सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग पर भी पाबंदी लगा दी थी। मतलब जो धार्मिक थे सैनिक, कुछ अपने धर्म को मानते, जैसे सिख वगैरह थे, तो उन पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। ठीक है, जो भी थे नमाज वगैरह पढ़ने वढ़ने में। ठीक है, तो ये सब कारण थे। 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम लाया गया, जिसके तहत भारतीय सैनिकों को किसी भी क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता, कहीं भी। जबकि भारतीय सामाजिक धार्मिक मान्यताओं में निषेध क्षेत्र में जाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, कोई जो निषेध क्षेत्र है वहाँ जाने की इजाज़त ही नहीं है, तब भी भेजा जा रहा था ज़बरदस्ती। तो ये कारण थे। और इम्पोर्टेंट जो तत्कालीन कारण था, मतलब कि जब मान के चलो किसी के अंदर गुस्सा भरी हुई है, पर कोई एक लास्ट ऐसा मूवमेंट आएगा जिस वजह से उसकी गुस्सा बाहर निकल के आएगी, फूटेगी। ठीक है, तो वो कारण क्या था तत्कालीन, मतलब तुरंत वाला कारण क्या था वो हम देखते हैं। ठीक है, तो तुरंत वाला कारण था
ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग की चर्चाओं ने सैनिकों को क्रोधित कर दिया। चूंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कथन, महत्वपूर्ण कथन। 1857 विद्रोह के महत्वपूर्ण कथन कथन यह स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था। केवल स्वार्थी सैनिक थे, मतलब अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे। ये किसने कहा है? शीले एवं लॉरेंस ने कहा है। यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, ये कहा है आउंट्रम और टेलर ने कहा है। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था, ये कहा है टी.आर. होम्स ने कहा है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये बात किसने कही है? डिज़रायली ने कही है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर ने कही है। ठीक है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा है? बी.डी. सावरकर ने कहा है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। 19 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी और ये 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद भी बने। ठीक है, पहले शहीद कौन थे? आपके मंगल पांडे जी। बाद में मेरठ में कारतूस के प्रयोग पर सैनिकों ने बगावत कर दी। जब उन्हें सजा सुनाई गई तो 10 मई को यह विद्रोह आरंभ हो गया। विद्रोह मार्च के बाद मई में आ गए हम लोग। ठीक है, विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों के में विभिन्न तरीके से प्रसारित हुआ, मतलब फैलता गया। अवध में यह जन सामान्य विद्रोह बन गया और इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व आम जनता के प्रतिनिधि लियाकत अली ने किया। तो नर्मदा नदी के नीचे विद्रोह लगभग ना के बराबर रहा। ठीक है, नर्मदा नदी के नीचे ना के बराबर था, बहुत हल्का था। आगे देखते हैं। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में अपना कार्यक्षेत्र बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद घोषित की। अंग्रेज इनसे इतने भयभीत थे कि 50,000 रुपये इनाम घोषित कर दिए इनके ऊपर। ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला के ऊपर। कानपुर में विद्रोह के दौरान रानी सती चौरा की घटना का उल्लेख आता है, जिसमें कहा गया कि विद्रोहियों ने महिलाओं व बच्चों समेत 300 लोगों को मार दिया। ठीक है, आगे है। इस विद्रोह के दौरान राजाओं और नवाबों ने अंग्रेजों के साथ दिया और इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें तरंग अवरोधक कहा। बड़े जमींदार भी अंग्रेजों के साथ थे और पढ़ा लिखा नवोदित मध्यम वर्ग था वो तटस्थ बना रहा, क्योंकि अंग्रेजों के प्रगतिशील सुधारों का रूढ़िवाद समाज का विरोध इन्हें अनुचित लग रहा था। ठीक है, मतलब अगर हमारा मध्यम वर्ग भी इसमें शामिल हो जाता, मध्यम वर्ग और नीचे वाला वर्ग, तो हो सकता था कि हम यहीं पर ही स्वतंत्रता प्राप्ति कर लेती। असफलता के कारण क्या क्या थे? निश्चित तिथि नहीं थी, संगठन नहीं था, नेतृत्व की विचारधारा का अभाव था, राजनीतिक एकता की कमी के साथ सामाजिक एकता की भी कमी थी। यद्यपि हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों ने विद्रोह में एक साथ भाग लिया था, मतलब दोनों ने भाग तो एक साथ लिया पर जगह जगह पर एक साथ नहीं हो पा रहा था। आधुनिक अस्त्र शस्त्र का अभाव था, हथियार नहीं थे, रणनीति का पिछड़ापन था, रणनीति तो थी ही नहीं बिल्कुल, द्वितीय पद्धति के नेतृत्वकर्ताओं का अभाव था। आगे चलते हैं। अब कहाँ कहाँ पर किस किस नेता ने विद्रोह किया और विद्रोह को दबाया किसने, समाप्त किसने किया, उनके बारे में देखते हैं। तो दिल्ली में जो नेतृत्व किया वो बहादुर शाह ने किया और इस विद्रोह को दबाया आपका निकलसन और हडसन ने। लखनऊ में विद्रोह हुआ, बेगम हजरत महल ने इसे किया और कॉलिन कैंपबेल ने किया, इसको विद्रोह को दबाया। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया और कैंपबेल ने ही ये विद्रोह दबाया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया और ह्यूरोज ने इस विद्रोह को दबाया। फैजाबाद में जो है विद्रोह किया मौलवी अहमदुल्ला ने और इस विद्रोह को दबाया रेनॉल्ड ने। आगे देखते हैं। इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ वो लियाकत अली ने किया और इसको दबाया कर्नल नील ने। बरेली में जो विद्रोह हुआ खान बहादुर ने किया और इसे दबाया विसेंट आयर ने। जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ उसको करा था कुंवर सिंह ने और इस विद्रोह को दबाया टेलर ने। असम में विद्रोह हुआ वो मनीराम दत्त ने किया और इसे भी टेलर ने दबाया। इस तरह से आगे चलते हैं हम लोग। विद्रोह के परिणाम क्या क्या थे? ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकारों को वापस ले लिया, कंपनी से सारे अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में
लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। ठीक है, जो पत्र आया था वहाँ से, उनका जो फरमान आया था उसको पढ़ा। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत पर चल रहा दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। मतलब 2 नियंत्रण थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। भारत का सचिव के पद का गठन किया गया। अंग्रेज सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, 1/5 से लेकर के 1/3 कर दिया गया। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि अंग्रेज जो सैनिक थे वो केवल 1 थे और 5 कौन थे? भारतीय सैनिक थे। अब क्या कर दिया, 1 अनुपात में तो अंग्रेज सैनिक रहेंगे और 3 अनुपात में मात्र भारतीय सैनिक रहेंगे। फूट डालो राज करो, सैनिक एकता खंडित करने के लिए कुछ जातियों को मार्शल कौम घोषित कर दिया गया और उन्हें जाति, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर रेजिमेंट में बांट दिया गया। आगे देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी उस दौरान पर, तो वो पढ़ते हैं। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये लिखी थी BD सावरकर ने। द ग्रेट रिपेलियन, ये लिखी थी अशोक मेहता जी ने। सपाई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये लिखी थी RC मंजूमदार ने। एटलीन 57, ये लिखी थी सेन ने। और द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, आगे देखते हैं। ये टॉपिक यहीं पर ही फिनिश होता है। इसके बाद एक टॉपिक और है, इसके बाद हमारी हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर आने वाले समय में हम नेक्स्ट टॉपिक भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।